अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज हमने देखा कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एक बहुत ही अहम केस के हवाले से एक समाअत की। इन कैमरा ये समाअत हुई जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से बड़े ज़बरदस्त किस्म के दलाइल भी पेश किए गए। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने अच्छे खासे रिमार्क्स भी दिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जो हैं वो मार्शल पे अच्छे खासे तंज करते हुए नजर आए। जो अगर रिमार्क्स की बात की जाए तो आज की प्रोसीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग भी थी और 8 तारीख तक जो है इसको मुलतवी भी कर दिया गया है और इसमें आइंदा ये भी बताया जा रहा है कि जो नेक्स्ट इसकी डेट होगी उस पर इसका फैसला भी कर दिया जाएगा। प्रोसीडिंग के अगर हवाले से बात की जाए तो आज बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स भी दिए गए हैं। दोनों अतराफ के जो रिमार्क्स हैं वो सबने सुने हैं, जिसमें पहली बात तो ये की गई है कि जी ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि फ़र्द वाहिद जो है वो ही अपने पास इतना इख्तियार रखे। मुअज़्ज़ज़ अदालत के चीफ जस्टिस का ये भी कहना था अगर ज़्यादा दिमाग मिलकर सोचेंगे तो एक अच्छी और मुस्बत सोच जो है वो सबके सामने आएगी और एक अच्छे तरीके से उसके ऊपर अमल दरामद भी हो सकता है। सेकेंडली उनका ये भी कहना था कि फ़र्द वाहिद ने इस मुल्क को जो है वो तबाही की तरफ पहुंचाया है, ख्वाह वो मार्शल की सूरत में हो या वो किसी फैसले की सूरत में हो। फिर आइन के आर्टिकल 184(3) का भी उन्होंने हवाला दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बड़ी गैर मामूली सी बात है कि किसी और मुल्क में नजर नहीं आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट को गैर मामूली इख्तियारात दिए जाते हैं या मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब को दिए जाते हैं तो अगर उन्हें वापस ले लिया जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नजर नहीं आती है। रिमार्क्स देते हुए मुअज़्ज़ज़ अदालत के दूसरे जो जस्टिस थे, जस्टिस अतर मनिल्ला ने ये कहा है कि अगर इस वक्त हम इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाती है, वो इस चीज़ को चैलेंज कर देती है तो फिर ये कानून कहाँ पे स्टैंड करेगा। दूसरी जाने पर चीफ जस्टिस साहब ने इस पर गुस्सा भी किया। उनका ये कहना था कि अगर यहाँ पे हम बात करें तो मार्शल लॉ के वक्त पे ना तो किसी को आइन नज़र आता है, ना किसी को कानून की बालादस्ती का ख्याल नज़र आता है। यहाँ पर इस कमरे में आप बहुत सी तस्वीर ऐसे देख सकते हैं जब अपनी मर्जी के फैसले करने होते हैं तो हमने इस तरह के कई फैसले देखे हैं। अगेन मार्शल लॉ को टारगेट करते हुए नजर आए हैं। फिर उन्होंने कहा है कि आप मुझे ये बताइए कि क्या अपील करना जो है वो कोई कानूनी जुर्म है, एक शख्स के पास जिसका राइट है वो इसे यूज़ कर सकता है और क्यों नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हमने देखा है कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से मार्शल लॉ को सपोर्ट किया है, तो क्या आप अगेन दोबारा से मार्शल लॉ के लिए दरवाजे खुलवाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात रही, आज के रिमार्क्स बहुत ज़बरदस्त थे, बल्कि सियासी मुबसरीन का और कुछ एनालिस्ट का ये भी ख्याल था कि आज के इस प्रोसीडिंग के बाद हम तय कर सकेंगे कि क्या नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे नहीं आएंगे, इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। अच्छी तमाम तर चीज़ें रही हैं, लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि जहां चीफ जस्टिस साहब बातें कर रहे थे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपनी कौमी ज़ुबान का इस्तेमाल करेंगे कि आम सादा लोग जो हैं शायद वो समझ सकें कि मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो किस तरह के रिमार्क्स पेश कर रही है। अगर आप आम बंदे की बात करें तो आम बंदे को एक लफ्ज़ भी नहीं पता होगा कि आज इन कैमरा इतनी बड़ी जो प्रोसीडिंग की गई है इसमें क्या बातचीत की गई है। दूसरी जाने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मरियम नवाज फ्लॉप हो चुकी हैं, जिन्हें क्राउड पुलर कहा जाता था, जो लोग क्राउड को लेकर आना जानना जानती थी, अपना जारहाना अंदाज जज्बाती बयानियां फ्लॉप हो चुकी हुई हैं। और इस बात को खुद राना सनाउल्लाह ने तस्लीम किया है। उन्होंने कहा है कि जी एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। उन्होंने बात बड़े ढके छुपे लफ्जों में ये बात कही है, लेकिन उनकी बात का मतन यही था कि मरियम नवाज जो है वो फ्लॉप हो चुकी हुई हैं, इसलिए अब 8 अक्टूबर को शहबाज शरीफ एक जलसा करने जा रहे हैं। एक डेवलपमेंट ये रही है और जराए ये खबरें भी दे रहे हैं कि नवाज शरीफ अब वतन वापस नहीं आने वाले। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, लाहौर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एनालिस्ट आजम चौधरी साहब। हमारे साथ साइड पर लंदन से मौजूद होंगे बसर बरलास साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आजम चौधरी साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत की आज की इस प्रोसीडिंग के हवाले से। एक बड़ी डिटेल प्रोसीडिंग रही, दलाइल सुनने को नजर आए और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इससे पहले भी इस केस ये रवायत बरकरार रखी है कि इन कैमरा भी प्रोसीडिंग की जा सकती है। आज की जो दलाइल सुने हैं और बिलखुसूस मार्शल लॉ के हवाले से उन्होंने अच्छे खासे भी हवाले दिए हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायदा देखें, आइन और कानून ये बनाए जाते हैं रियासत के निज़ाम को चलाने के लिए और कौमों के डिसिप्लिन के लिए, जिनमें हर वक्त इस्लाह की गुंजाइश रहती है, तरामीम की गुंजाइश रहती है। और ये क्यों ज़रूरत पेश आती है इस्लाह या तरामीम की? बाज़ कुछ ताकतवर शख्सियात, बाज़ कुछ ऐसे अफराद जिनकी जानब से कोई गैर आइनी इक़दामात उठाए जाते हैं, उसकी वजह से आपको ज़रूरत पेश आती है, या हालात व वाक़यात अगर तब्दील हो रहे हैं आपको ज़रूरत पेश आती है, आप आइन और कानून के अंदर तरामीम कर रहे हैं।
अब इसी हवाले से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है जिसके ऊपर समाअत चल रही है मुसलसल, बुनियादी तौर पर ये इसी हवाले से है कि अदारों को जो माजी के अंदर नुकसानात हुए हैं, हजीमत का सामना करना पड़ा है या गैर आइनी इक़दाम जहाँ जहाँ नजर आए हैं, उसको रोकने के लिए ये एक फुल कोर्ट रेफरेंस चल रहा है। और हमें ये उम्मीद है, क्योंकि ये इससे बड़ा कोई फोरम नहीं है आइन और कानून की तशरीह के लिए, हमें ये उम्मीद है कि ये एक अदारा है जो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती को कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करेगा। क्योंकि माजी के जो खराबियाँ हैं, आज ये जो सेशन चल रहा है इसके ऊपर, उसके अंदर उनको डिफाइन करके कि माजी में कहाँ कहाँ आइन को किस किस तरह तोड़ा गया, कवानीन को कहाँ कहाँ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। मैं ज़ाती तौर पे ये उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो इस वक्त प्रोसीडिंग चल रही है, जो इस वक्त फुल कोर्ट रेफरेंस चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें वो उनकी तशरीह भी होगी और किसी राइट सिमत पर हम जाएंगे, क्योंकि आज इस फैसले पे मुनहसर होगा कि अदलिया कितनी आज़ाद है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कितना अदारा मजबूत होगा, हमारे बाकी अदारे पार्लियामेंट और बाकी अदारे वो कितने मजबूत होंगे, ये इस फैसले पर मुनहसर है। इसीलिए हमें उम्मीद भी करनी चाहिए कि इस फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद कोई ऐसा जामे फैसला आएगा कि आने वाले वक्त में चाहे कोई चीफ जस्टिस हो, चाहे कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत पेश आए, तो वो कोई ऐसा गैर आइनी कोई ना इकदाम करेंगे, ना ऐसे अहकाम देंगे। मज़हर बरलाल साहब, कल भी प्रोग्राम में इस बात का हम डिस्कस कर रहे थे कि आज की जो केस की समाअत होगी वो खासी जो है वो अहमियत की हामिल भी होगी, क्योंकि काफ़ी तौर पर अगर देखा जाए तो ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ ने भी वतन वापस आना है। अगर हम इस केस की प्रोसीडिंग के हवाले से बात करते हैं, मुअज़्ज़ज़ अदालत के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते रहे हैं और जितने भी रिमार्क्स रहे हैं उन तमाम बातों का निचोड़ आइन और कानून की बालादस्ती ही नजर आई है। आप क्या कहेंगे आज की इस तमाम प्रोसीडिंग के हवाले से? देखिए, एक बात तो हमने कल डिस्कस की थी जी। मियां नवाज शरीफ ने जो तारीख रखी हुई है अपनी आने की जी। उस वक्त तक तो शायद ये केस भी मुकम्मल ना हो, और आज आपने देखा कि वो समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी हो गई। अब पीर को समाअत होगी, ज़ाहिर है वकला बहस करेंगे, 11 दरखास्तें, ये केस लंबा हो जाए। अच्छा, रिमार्क्स की आपने भी बड़ी तारीफ की और आजम चौधरी साहब ने भी, लेकिन मैं इख्तलाफ करूंगा कि पाकिस्तानी अदलिया की तारीख को अगर देखा जाए तो जजेस बढ़ के तो बहुत मारते हैं, रिमार्क्स तो इनको बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है, मगर पाकिस्तान में कभी कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आई, और इसलिए नजर नहीं आई। आज भी जब ये आम केस की समाअत हो रही है, पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, लोगों के घरों को मस्मार किया जाता है, हरासा किया जाता है, तो अगर कानून की हुक्मरानी होती तो क्या ऐसा होता? सही। अभी माजी करीब में आप चले जाएं, अगर कानून की हुक्मरानी होती तो 14 मई को इलेक्शन हो जाते। अगर उस वक्त भी अदलिया जो थी, जो पुराने चीफ जस्टिस साहब थे, वो भी रिमार्क्स बड़े अच्छे देते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, तो मेरा ख्याल है अच्छी बातें करना कोई अहम चीज नहीं है, अच्छा फैसला करना, उस पे अमल दरामद करना, ये साहब आपने अपने सवालों के जवाब भी खुद ही दे दिया ना कि वो देखिए वो साबिक चीफ जस्टिस के जो थे वो उनका सारा काम आपने बता दिया ना। हम बात नए चीफ जस्टिस की कर रहे हैं कि उन्होंने एक नई रवायत को बरकरार रखा, आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं वो। देखिए, बातें तो सब करते हैं ना आइन और कानून की, मैं तो यही गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी अदलिया की तारीख पढ़े, उसमें बातें आइन और कानून के बड़ी बालादस्ती की बातें होती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता। ये जो मार्शल लॉ का जिक्र आपने किया, क्या मार्शल लॉ को तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तानी अदलिया ने नहीं दिया? वो जो पीसीओ जजेस उनको तहफ़्फ़ुज़ किसने किया था? यही देते हैं ना। वो गुजारिश ये है, मेरा तो वक्तफ़ ये है, मैं तो जजेस की बात कर रहा हूँ कि जो है काश वो इस तरह का फैसला करे कि कानून हुक्मरानी नजर आए, और कानून की हुक्मरानी सिर्फ नजर ना आए, कानून पर अमल दरामद होता हुआ नजर आए, और पाकिस्तानी लोग देखिए हमारा कानून जो है उसके 40 बेसिक राइट्स हैं,
उन बेसिक राइट्स पे अमल दरामद आज तक नहीं हो सका, बुनियादी इंसानी फराहम करते हैं। काश ये हमारी अदालत इंसानों को बुनियादी इंसानी हकूक दे सके, और वो जो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, जी जी, आज ये रियासत कर सके, रियासत को कह सके कि भाई ये आपके बाशिंदे हैं, इनका तहफ़्फ़ुज़ जानो माल का आपकी जिम्मेदारी है और आप पूरा करें, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कटहरे में खड़ा करें। सही, आपको पॉइंट हमारे पास आ चुका है। आज के केस के हवाले से पहले एक पैकेज है, वो देखते हैं और उसके बाद फिर आगे मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को लेकर चलते हैं। बड़ा केस, बड़ी अदालत, बड़ी समाज। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट पर फुल कोर्ट की बराह रास्त कार्रवाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मार्शल लॉ लगता है तो सब हथियार फेंक देते हैं, पार्लिमान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरख्वास्तें लाया करें, वहाँ क्यों नहीं आते। चीफ जस्टिस ने कहा इस अदालत ने कई बार मार्शल लॉ की तौसीक की। जजेस ने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन के साथ खिलवाड़ की इजाजत दी। आप कहते हैं बस फर्द वाहिद का इख्तियार कम ना हो। फर्द वाहिद ने ही हमेशा मुल्क की तबाही की है, पार्लिमान को एहतराम देना होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इस्लाह के लिए गलती तस्लीम करना जरूरी है। इस तरह तो मुल्क आइन पर नहीं बल्कि जजेस के फैसलों के जरिए बनाए गए कवानीन पर चलेगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा मुकदमा मेरा जाती नहीं, पूरी कौम का है। चीफ जस्टिस ने कहा आप कौम के नुमाइंदे हैं, ना हम अपनी बात करें। अदालत की आज़ादी क्या सिर्फ इसके अपने लिए है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि बुनियादी सवाल ये है कि पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सवाल उठाया क्या अवामी फलाह के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की लामहदूद इख्तियार को पार्लियामेंट रेगुलेट नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा सवाल है फुल कोर्ट के खिलाफ अपील कौन सुनेगा। चीफ जस्टिस बोले मौजूदा केस के फैसले के खिलाफ अपील का क्या होगा। अगर कानून कलअदम हो गया तो अपील का हक खत्म हो जाएगा। अगर 17 जजेस ने भी बैठकर गलतियां करनी है तो अपील का हक होना ही नहीं चाहिए। दौरान समाअत वकील ने कहा अदालत ने अपने इदारे का तहफ्फुज करना है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया हमने पार्लियामान का भी तहफ्फुज करना है। पार्लियामान ने मुशावरत करने का कहकर हम पर कौन सा हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। रिमार्क्स दिए आइंदा समाअत पर सबको दलाइल मुकम्मल करने हैं, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाएं। जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अगर हवाले से बात की जा रही है तो मौजूद अदालत के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बहुत खूबसूरत बात की कि अगर हमने गलतियां की हैं तो उन्हें तस्लीम भी करना चाहिए। आजम चौधरी साहब, इससे पहले चीफ जस्टिस साहब ने पहली प्रोसीडिंग में जो इन कैमरा हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से रेफरेंस दिया था, और आज भी उन्होंने ज़फ़र अली शाह और बेगम नुसरत भुट्टो का उन्होंने रेफरेंस दिया है। और फिर अगेन वही बात आ जाती है कि क्या एक फ़र्द वाहिद जो है क्या उससे गलती नहीं हो सकती है। अगर बेंच में 2-3 लोग साथ शामिल हों तो शायद किसी बहुत बड़े हम डिजास्टर से बच सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, ये जो नुक्ता बरलास साहब ने थोड़ी देर पहले उठाया था ना, मार्शल लॉज और उस हवाले से, वही नुकात जो है वो आज सुबह चीफ जस्टिस उठा चुके हैं अपनी समाअत के दौरान। देखिए, उन्होंने रेफरेंस क्यों दिए? रेफरेंस देने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि माजी के अंदर उन अदवार में बहुत सारे ऐसे इकदाम हुए जो गैर आइनी और गैर कानूनी थे, जो तजावज़ कवानीन से तजावज़ करके वो फैसले दिए गए, जो आज भी तारीख के अंदर उनको मुतनाज़ फैसलों को समझा जाता है। आज क्योंकि इस रेफरेंस के अंदर आप देखें तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको सुना जा रहा है जी, बिल्कुल। और बड़ी तफसील के साथ वहाँ पे आर्गूमेंट्स हो रहे हैं वकला की जानिब से, और जो जज साहिबान हैं वो भी बड़े तहम्मुल के साथ उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं और उस पर रिमार्क्स दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरत थी वक्त की, अगर इसमें आज ये तमाम फुल बेंच बैठकर इसमें कुछ चीज़ें ठीक कर देता है, कोई ऐसा फैसला कर देता है जिसके अंदर आइंदा जो फ़र्द वाहिद के कवानीन के ऊपर जो तजावज़ करने के वाक़यात हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सके। देखिए, इस्लाह की हर वक्त ज़रूरत होती है। आज कर भी देते हैं, कल को फिर हमें शायद उसमें इस्लाह की गुंजाइश वहाँ पे पैदा हो, कोई ज़रूरत पैदा हो। ये हर वक्त चलता रहता है वक्त के साथ साथ, लेकिन आज वक्त की ज़रूरत ये है कि कुछ ऐसे फैसले सामने आ जाएं जिसमें अदारों की अपनी अपनी हदूद का तयन हो जाए और तमाम अदारे एक आज़ादी के साथ इंडिपेंडेंट पोजीशन में अपना अपना काम करें।
और मैं समझता हूं कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ भी हमारा एक कदम हो सकता है, क्योंकि हमें ओवरऑल जुडिशल रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है। जिन नुकात के ऊपर अभी बरलास साहब बात कर रहे थे कि देखें जो बेसिक जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और उसको यकीनी बनाना वो भी अदलिया की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो एक बड़ा अच्छा इक़दाम है, इसके साथ साथ क्या ही अच्छा हो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे चीफ जस्टिस साहब उस जानब भी साथ तवज्जो दें कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसकी रोकथाम को कैसे यकीनी बनाना है। और दूसरा ये, हमने थोड़ा सा 2-4-6 माह पीछे जाएं तो जो अदालती फैसले जिनके ऊपर अदारों ने अमल दरामद नहीं किया, क्योंकि अदालत का काम है फैसला देना, अदालत का काम है उस पर अमल दरामद करवाना और अदारों का काम है उसके ऊपर अमल दरामद करना। अगर अदारे हुक्म अदूली करते हैं तो उसमें अदलिया ने जो अपना किरदार अदा करना है वो किरदार हमें नजर नहीं आया। तो ये भी जरूरी है कि अदलिया जो है वो अपनी हैसियत को मनवाए, जो अदलिया की आजादी है उसके ऊपर कंप्रोमाइज ना हो और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर अपना किरदार अदा करे। कानून की बात की जा रही है तो फिर अगर कवानीन बनाए जाते हैं तो उस पर अमल दरामद करवाना भी जरूरी है। मजहर बरलास साहब, इस हवाले से लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से बात करते हैं तो दरख्वास्त गुजार ने यह भी कहा था कि जी ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल नहीं रही है, जिसके ऊपर मौजूद अदालत के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे कि आप भी तो पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, वहां आप नहीं बोले। वहां क्यों नहीं बोले जी? अब आप गिले कर रहे हैं, अब आप बातें कर रहे हैं कि जी हमें मौका नहीं मिला, तो पार्लियामेंट में आपके पास प्लेटफॉर्म था ना, वहां पे बात क्यों नहीं की गई? अच्छा, गुजारिश ये है जी कि आप भी बड़े सादा हैं और हमारे जजेस भी बड़े सादा हैं जी। बात सीधी सी है कि ये जो पार्लियामान जिससे आप तवक्को कर रहे हैं कि बड़ी कानून साजी की, मैं थोड़ा सा आपको जरा माजी में ले जाऊंगा जी। जियाउल हक दौर में जो 1985 का इलेक्शन कराया गया गैर जमाती जमातों पर, उसमें ये काउंसलर लेवल के लोग जो है कौमी असम्बली में पहुंच गए और उसके बाद ये पक्के हो गए। अब ये जो हमारे मेंबरान है ये तो करप्शन करते हैं, करप्शन के लिए सियासत करते हैं और ये अपनी दौलत बनाने के अलावा कोई काम नहीं होता। इन्हें क्या पता कानून साजी क्या है, इन्हें क्या पता कवानीन क्या है। और ये जो पिछली 16 महीने की हुकूमत, ये जो चंद्रे की हुकूमत थी, इसको आप ये समझे कि इसमें 150 कवानीन पास हुए और मेंबरान को पता ही नहीं होता था कि कौन सा बिल पास हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। तो जिस पार्लियामेंट का हाल ये हो कि उसके मेंबरान की अक्सरियत को पता ही ना हो कि ये कौन सा कानून बन रहा है, कौन सा नहीं, बस वो हाँ ना ही करते हैं। और आज देखिए इस जो पार्लियामेंट के स्पीकर और जो चेयरमैन सेनेट थे, उनको ये भी नहीं पता था कि आइज एवर्ट्स कहते हैं, वो यस नो करते रहे, वो तो पार्लिमानी जुबान ही नहीं बोलते रहे, ना चेयरमैन सेनेट बोलते रहे, ना स्पीकर कौमी असम्बली। तो गुजारिश ये है कि फिर ये जो 14-15 जमातों का मुरब्बा था, इन्होंने कानून साजियां तो कर ली, मगर पाकिस्तानी अवाम की जो नुमाइंदा जमात थी, जो पाकिस्तानी अवाम जिसको अक्सरियत चाहते हैं, वो जमात तो इस कानून साजी में शामिल ही नहीं थी। तो ये कौम की आवाज कैसे बन गया? ये मेरा ख्याल है ऐसे ड्रामेबाजियां हो रही हैं ना इन कवानीन का। आप पिछली पार्लियामेंट के लोगों को खड़ा कर लें, बुलाए अदालत उनको कि आपको पता है ये कानून क्या है, तो उनमें से 100% में से चलो आधा फीसद कम कर ले, वो कहेंगे कि खुदा दी कसम सानू नहीं पता है कि सानू तो हाथ खड़ा करने लोग कहते सर। तो ये पता ही नहीं है इन मेंबरान को, जिनको आप बड़ी शाबाश दे रहे हैं और हमारे जजेस भी बड़ी शाबाश दे रहे हैं जी पार्लियामेंट ये है। तो क्या पार्लियामेंट पाकिस्तान के सही नुमाइंदे आए हैं? कभी नहीं आते। ये तो चोर चक्के गुंडे ये लोग मुंतखब होके आते हैं। ठीक हो गया, इन्हें क्या चलें बरलास साहब, अगर हमने एक स्टेप उठाया है तो लेट्स सी इसमें आगे क्या अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। पीर तक वैसे भी इसकी जो है समाअत उसको मुलतवी कर दिया गया और फैसला भी आ जाएगा। यहाँ पर वक्त तो चलता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कुछ बात करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है कि मरियम नवाज फ्लॉप हो गई है। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कुछ बात करेंगे मरीम नवाज़ के हवाले से भी कि मरीम नवाज़ साहिबा तो जो है वो फ्लॉप हो चुकी हुई हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है अब लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक और मरतबा जो हमने देखा है प्लान को चेंज किया गया है। ज़राए ने ये खबरें भी दी हैं कि हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ के दरमियान भी एक सर जंग चल रही है, जिसकी वजह से ये जलसा जो है वो फ्लॉप करने की कोशिश की गई है। अब अंदरूनी खबरें तो ये सामने आ रही हैं। सेकेंडली बात करेंगे, आज एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ जिसमें सिविल अस्करी इदारों के हुकाम ने और चारों सूबों के आईजीज ने शिरकत की है और बड़े अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा अहम फैसला ये है कि हम अपनी सरजमीन को अब मजीद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मजीद किसी भी किस्म के दहशतगर्द को पाकिस्तान में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान के साथ हमने जितना भाईचारा रखना था वो हमने रख लिया, खुश उसलूबी के साथ उसको निभा लिया, जबकि ईरान ने या तुर्की ने ऐसे नहीं अपनाया था। कहीं पे भी अगर किसी दूसरे मुल्क में मुहाजिरीन की आबादकारी होती है तो उसे एक लिमिट में रख कर किया जाता है, लेकिन फाइनली देर आए दुरुस्त आए, अब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से अब जाना पड़ेगा। एक अच्छी खासी तादाद सामने आ चुकी हुई है। प्रॉपर्टीज़ आपने ख़रीद ली हैं, आईडी कार्ड्स आपके पास मौजूद हैं, जो कि तमाम तर चीज़ें इलीगल हैं। अब हम इसके ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ज़राए ने यह खबर भी दी है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस बात पे काफ़ी गुस्से का भी इजहार किया है कि एक एक शख्स की जो जान है पाकिस्तानी की, वो हमारे लिए खासे मानी रखती है और दहशतगर्दों का एक टोला फिर दोबारा से पाकिस्तान में सरगर्म होने की कोशिश कर रहा है, उसको भी नाकाम किया जा रहा है। अफगान मुहाजिरीन की आबादकारी से लेकर उन्हें मुंतकिल करने तक एक बहुत बड़ा एक सिलसिला है और ये कैसे मुमकिन होगा। टास्क फोर्स को भी तश्कील दिया गया है। ये टास्क फोर्स एक ख़ास टाइम के अंदर अपने इस तमाम तर चीज़ों को कंप्लीट कर सकेगी। गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज कैसा रहेगा, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आज़म साहब अगर हम बात करते हैं मरीम नवाज़ के हवाले से, मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो फ्लॉप हो चुकी हुई हैं और ये वही मरीम नवाज़ साहिबा जिनके बारे में कहा जाता था क्राउड पुलर हैं और लोगों को निकालना या यूथ को इंगेज करना बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। और ज़राए ने खबर दी है कि इस तमाम तर कहानी के पीछे कहीं ना कहीं हमजा शहबाज भी नज़र आ रहे हैं, जो कि इस बात को कतन बर्दाश्त नहीं कर रहे, जिन्होंने ग्राउंड की सियासत की है। शहर लाहौर के ऊपर हुकूमत असल अगर किसी ने की थी तो उनके वालिद ने और उन्होंने की थी, तो अब कैसे मुमकिन हो सकता है कि काम उनका हो और फ़ायदा किसी और को हो जाए। मुझे पता है आपके पास वक्त थोड़ा है जी जी, और मैं मुस्लिम लीग पे आने से पहले ना आपके सवाल पे एक छोटी सी बात जरूर करना चाहूँगा। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने आज जो बात की, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी पे उन्हें इख्तलाफ नहीं है, तरीकाकार पे इख्तलाफ हुआ है कि 2/3 अक्सरियत चाहिए थी पार्लियामेंट के अंदर जब कवानीन में तरमीम करने की जरूरत थी, लेकिन वो नहीं मौजूद थी। ये एक बुनियादी नुक्ता था जिस पे आज सारी बहस हुई है और वो क्रक्स ये था। अच्छा बहरहाल, अब मैं आता हूँ मुस्लिम लीग नून पे। देखिए, तमाम पार्टियों के अंदर एक इंट्रा पार्टी जो है ना वो पॉलिटिक्स अंदर भी होती है, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ये जो मरीम नवाज साहबा या शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब के हवाले से हम जो गुफ्तगू करते हैं ना, इनके आपस में इख्तलाफात, मेरा नहीं ख्याल कि फैमिली के अंदर कोई ऐसे इख्तलाफात है। जो उनसे नीचे की लीडरशिप है उसके आपस में इख्तलाफात ज़रूर आते हैं। लाहौर के अंदर यहाँ पे जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुल्क खोखर साहब, उनके हवाले से पार्टी के अंदर छोटे मोटे कुछ शिकवे शिकायतें या इख्तलाफात पाए जाते हैं। जिस तरह ये शादरा वाला जो जलसा था जिसके ऊपर बड़ी शोर मचा हुआ है कि वो कामयाब नहीं हुआ तो नाकाम हो गया, वहाँ पे भी हमें को पार्टी की अंदरूनी जो पॉलिटिक्स है वही हमें सुनने को मिली है। अभी आप चंद दिन बाद देखेंगी वो मियाँ शहबाज शरीफ एक जलसा करने वाले हैं। जी बिल्कुल। अब लोग इसको फिर उस तनाजर में लेंगे कि शायद ये फैमिली का कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि मरियम का जलसा नाकाम हो गया और शहबाज शरीफ का कामयाब हो गया। ऐसी बात नहीं है, कुछ इलाकों पर भी मुनहसर होता है। आप देखें, अगर मरियम नवाज का जलसा था शादरा में, शादरा के आप मोड़ के ऊपर एक ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, सड़कें भी बंद थी, एक वो भी फैक्टर हो सकता है। उस आबादी में लोग इधर से नहीं गए होंगे, कुछ अंदरूनी सियासत भी आ सकती है। अब शहबाज शरीफ जो करने लगे हैं वो क्योंकि मुस्लिम लीग का गढ़ है, दरिया के इस साइड पर वाला इलाका है जिसमें शादबाग और लाहौर की सब्जी व फ्रूट मंडी, बदामी बाग, ये वाला इलाका है। ये मुस्लिम लीग नून का एक बड़ी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसके बड़ी एक गुंजान आबादी वाला इलाका है। वहां पे हमें पहले से नजर आ रहा है कि वहां पे इनका एक कामयाब जलसा होगा। अच्छा, अब उसको हम इस तरह नहीं देख सकते, इस तनाजर में नहीं देख सकते कि शायद ये मरियम या शहबाज शरीफ साहब के आपस में कोई इख्तलाफात है। मज़हर बरलाल साहब, आज़म साहब वाकई में मुझे बहुत मासूम पड़ रहे हैं, मालूम हो रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए कि मरियम नवाज साहिबा को मालूम ही नहीं था कि वहाँ पे ब्रिज का काम हो रहा था। नहीं, मरियम साहिबा को नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये बातें नहीं पहुँच सक, हमें तमाम जो है ना, देखिए मरियम नवाज साहिबा जाएं और कारकुन को तो होना चाहिए था ना। मज़हर साहब,
अच्छा, ये कहानी कितनी दुरुस्त है कि इस वक्त मरियम नवाज जो हैं वो खासी अंदर परेशानी का भी शिकार हो चुकी हुई हैं, क्योंकि पहला ही जलसा था, आते साथ ही फ्लॉप होके चली गई हैं, और वहाँ पर दूसरी जाने पर जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बसें भी तैयार की हुई हैं और हर बंदे की ड्यूटी लगा दी है कि आपने किसी बंदे को इंडिविजुअली तौर के ऊपर सफ़र नहीं करने देना, क्योंकि लोग आधे रास्ते से वापस चले जाते हैं। क्या कहेंगे आप? वो जो होंडा निकला है मोटरसाइकिल, वो तो आजम चौधरी साहब मेरे हवाले करें या ये मौला बख्श को दे दें होंडा जो निकला है। सही। अब गुजारिश ये है कि ये मरियम नवाज जलसे करे या मियां शहबाज शरीफ जलसा करे या वो जो क्या उसको कहते हैं हमजा शहबाज शरीफ, नाम तो कुछ और लेते हैं लोग। सही। लोग इनके जलसों में क्यों जाए? 40 साल इन्होंने लूटा है इस मुल्क को बेदर्दी से, नोचा है इस धरती को। इनके जलसों में लोग क्यों जाएं? पहले लोगों के पास सियासी शऊर नहीं था, लोगों के पास सियासी शऊर है। भाई आप देखें 25-30 साल पहले पाकिस्तान में एक फर्द कमाता था और 10 अफराद खाते थे। बिल्कुल। अब हालत ये है कि लोग अपने बिल पूरे नहीं अदा कर पा रहे, कोई बच्चों की फीसें नहीं दे पा रहा, किसी के पास रोटी खाने को पैसे नहीं है। तो ये कमाई जो है ये इन्होंने की है ना 40 साल। तो मैं या आप तो इक़्तिदार में नहीं रहे, ठीक है, ये नहीं या नासिर खान इक़्तिदार में रहा या राना जायद, इनमें से तो कोई इक़्तिदार में नहीं रहा ना, यही रहे हैं ना इक़्तिदार में, या इन्हीं खानदानों के जो चश्मो चिराग नलायक होते जो थे वो रहे। तो इन्होंने कौम को दिया क्या है? लोग क्यों आए इनके जलसों में? लोग पागल हैं, लोगों को समझ आ गई है कि उनके साथ इन्होंने किया क्या है। अभी भी आप देखें ये जो जी बिजली वो जो पावर कंपनियां चले ना चले, मियां साहब के जो दोस्त है वो एक और बिजनेसमैन मियां साहब, उनको अरबों डॉलर मिल जाएगा, ठीक हो गया, इसी तरह बाकियों को मिल जाएगा। ठीक। इन शॉर्ट से आप कहना चाह रहे हैं कि जब आपको मुआशी तौर के ऊपर रिलैक्स नहीं रखा जाएगा, लोगों को आपने रिलीफ नहीं दिया, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है लोग आपके जलसों में आए? अगली इशू की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले हम एक पैकेज देखते हैं कि आज एक एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें क्या क्या बातों को तय किया गया, उसके बाद अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 1 नवंबर तक मुल्क छोड़ दें। हुकूमत ने डेडलाइन दे दी, अमल दरामद ना करने की सूरत में पूरी ताकत के साथ फैसले पर अमल दरामद का ऐलान। 1 नवंबर ऑनवर्ड कोई भी शख्स, कोई भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा और वो सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। 1 नवंबर के बाद गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त होंगी। वजीर दाखिला की जेर निगरानी टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई। वो कारोबार जो इलीगल सिटीजन्स के हैं लेकिन पाकिस्तानी सिटीजन्स उनके साथ क्लब करके कर रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनको ढूंढेंगे और हम उन कारोबारों को बहा के सरकार जब्त करेंगे। जो भी पाकिस्तानी इस फैसिलिटेशन में शामिल होगा उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाई जाएंगी। सरफराज बुख्ती ने वाजे किया, किसी जत्थे को अक़लियतों पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी, जालिम के साथ नहीं। इस्लाम का नाम लेकर, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, रियासत पे हमलावर हुआ जाता है, उसको बड़ी सख्ती के साथ कुचला जाएगा। हम किसी ऐसे जत्थे को प्रमोट नहीं होने देंगे इस पाकिस्तान में और किसी को उन पर अपनी अक़लियतियों पर हमला आवर होने नहीं देंगे। निगरान वजीर दाखिला ने बताया कि गुज़िश्ता 24 खुदकश हमलों में से 14 हमलों में अफगानी मुलविस थे। अफगानिस्तान से हम पर हमले भी होते हैं और अफगानी नेशनल हमारे हमलों में मुलविस है। हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं कि वो जिस तरीके से हम पर हमले किए जाते हैं, सबकी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद है। सरफराज बुख्ती ने मजीद कहा, हुंडी और हवाला और बिजली चोरी पर एक्शन मजीद सख्त किए जाएं। मनशियात के खिलाफ भी कड़े इक़दाम की वार्निंग दे दी। जी, एपिक्स कमेटी का इजलास किया गया जिसमें सिविल और अस्करी इदारे जो हैं उनके सरबराहान ने शिरकत की है। आज़म चौधरी साहब, सबसे बड़ा टास्क हमारे पास इस वजह आ चुका हुआ है कि हमने एक तो आबादकारी कर, अब उस आबादकारी का इनखला, ये एक बहुत बड़ा टास्क और काफ़ी चैलेंजिंग है, जहाँ पर लाखों के हिसाब से फिगर्स आपके सामने हों और फिर आपने उन्हें आइडेंटिफाई भी करना है, फिर आपने उन्हें वापस भी भेजना है। तो आप इस चैलेंज को किस तरह से देख रहे हैं? फैज़ा, देखें, आज तो ये कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे वो अफ़गान जंग थी,
चाहे वो दहशतगर्दी की जंग थी, वो हमारी अपनी लड़ाइयाँ नहीं थी, हमें झोंका गया पाकिस्तान को, जिसमें पाकिस्तान ने नाकाबिले तलाफी उससे नुकसान उठाया। देखिए, जब अफ़गान रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान में आते हैं और वो भी हमारे ऊपर एक बैनुल अक़वामी प्रेशर था, हमें उनको अकोमोडेट करना पड़ा और उनको पाकिस्तान में बसाना पड़ा। आज आप देखें कि अफ़गानिस्तान जिसकी हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, लेकिन पाकिस्तान को उसकी जानिब से जो तवक्कुआत थी वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आई। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर हो रही है और दहशतगर्दी के जो मंबा है वो अफगानिस्तान के अंदर लोग बैठे हैं। दहशतगर्दी को कंट्रोल करने वाले वहां से कर रहे हैं और उसमें गैर मुल्की ताकतें भी मुलव्वस हैं और पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है। पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को इस पर कहता रहा है कि इसमें किरदार अदा करें और दहशतगर्दी को रोकने में हमारे साथ खड़े हों, लेकिन हमें उस किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब दूसरी जानब देखें, 40 लाख महाजरीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का वाकया हुआ है, मंशियात के वाकयात होते हैं, असले की यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, वैसे जो बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है, हमें हर जगह पे अफगान शहरी उसके अंदर मुलव्वस नजर आते हैं। अल्टीमेटली हुकूमत को ये फैसला लेना पड़ा कि अफगान रिफ्यूजीज को उनके मुल्क वापस भेजा जाए, क्योंकि हमने बहुत उनको पाल लिया। अब उनकी तीसरी नस्ल जो पाकिस्तान के अंदर रह रही है, आप देखें कारोबार उन लोगों के यहाँ पे स्टेबल है, उन्होंने जायदादें खरीदी हैं। अच्छा, मज़े की बात है, उन 40 लाख में से सिर्फ 14 लाख ऐसे हैं जिनके पास ID कार्ड जो रजिस्टर्ड है, बाकी बगैर किसी आइडेंटिटी के, बगैर पासपोर्ट के, बगैर ID कार्ड के अफगानिस्तान जाते हैं, आते हैं, उनका हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है। डेटा ही नहीं अब इसको जब नादरा के सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करने की और इन अफगान रिफ्यूजीज को इनको वापस भेजने का अब टाइम आ गया है। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए ये जो इस वक्त हुकूमत हमारी निगरान और हमारे अदारे, उनके लिए ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। क्योंकि इस वक्त यक वक्त बहुत सारे ऐसे महाज हैं जो इस वक्त खुले हुए हैं। हमें इकोनॉमी का जो एक सबसे बड़ा एक मसला है, इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, स्मगलिंग को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त देखें एफर्ट्स हो रही हैं। डॉलर को आप अपनी जो आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है उसको रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। साथ आप अफगान रिफ्यूजीज़ को उनके मुल्क भिजवाने के लिए आपको भी उनका पूरा डाटा चेक करना पड़ेगा। फिर 1 महीना दिया हुकूमत ने कि आपने 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान की जो ज़मीन है उसको छोड़ना है, और उससे पहले पहले अगर उनके पास कोई जायदादें हैं, उनके पास कोई ज़मीनें हैं, वो अपनी फ़रोख्त करें, कारोबार फ़रोख्त करें और लेके चले जाएं। अगर नहीं जाएंगे तो उसके बाद उनकी जो ज़मीनें हैं या उनके कारोबार है वो हुकूमत ज़ब्त कर लेगी। बिल्कुल सही बात। अब देखें, 1 महीने का टाइम वैसे तो बहुत थोड़ा टाइम है कारोबार को समेटने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को अगर ये वाले मसाइल का सामना ना होता और पाकिस्तान को इनकी जानिब से तकालीफ ना आती तो शायद पाकिस्तान इतना बड़ा बोल्ड स्टेप ना लेता। एग्जैक्टली। मज़हर अल्लाह साहब, हमने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप ले लिया, देर आए दुरुस्त आए, वही बात आ जाती है कि बाकी लोगों ने भी अगर महाजरीन की आबादकारी करवाई थी तो ये असूल हमने सिर्फ पाकिस्तान में देखा था कि हमने तो एक्स्ट्रा ही अपनी बाहें फैला दी थी, उन्होंने दिल से लगा लिया, सीने से लगा लिया, और उसका नतीजा क्या निकला कि इस कौम के बच्चे ने इनको गले लगाने की सज़ा भुगती है। और आज भी अगर देखा जाए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, स्मगलिंग हो, कुछ भी हो, बॉर्डर इंतहाई इजी है, आप आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, सारे काम आप आसानी से कर रहे हैं, और रॉ की मुदाखलत भी जो है वो इसी तरह से हो रही है। ये कितना चैलेंज होगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा, और इस पर किस तरह से इसे कंप्लीट किया जाएगा, और इसके ऊपर आप समझते हैं कोई रिएक्शन आएगा, नहीं आएगा, किस तरह से रहेगा, कोई बाहर से प्रेशर तो नहीं आ सकता? तो बहुत अच्छा है, इस फैसले को जितना भी सराहा जाए कम है। जी। लेकिन अभी 2 सियासतदानों की चीखें शुरू हो जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान चीखना शुरू कर देंगे जी। और वो जो बड़े सिर वाला है, वो जो दूसरा अचकदई है, महमूद अचकदई, वो चीखना शुरू कर देगा। महमूद अचकदई की चीखों का मतलब है नवाज शरीफ चीखना शुरू कर देगा। सही। और फजलुर रहमान की चीखों का भी मतलब है कि नवाज शरीफ चीखना शुरू कर देगा। तो चीखों पुकार तो सामने आएगी। कानून साजी की पहले हम बात कर रहे थे ना, एक और भी है तोहफा, ये जो राजा रियाज था, उससे बंदा पूछे भी कौन सी कानून साजी। अच्छा, आप जलसों की बातें कर रही थी, मेरी एक बात रह गई। जी जी प्लीज। एक पार्टी को तो जलसों की इजाजत नहीं दे रहे। आज शुक्र है पेशावर हाई कोर्ट ने इजाजत दी है कि वो सूबे में जलसे कर सकते हैं। तो ये लाहौर हाई कोर्ट को भी इस पे गौर करना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी और सिंध हाई कोर्ट को भी, कि वो एक पार्टी को जलसे करवाने की कोशिश ना करें। भाई, लोग उनके जलसों में नहीं जाते तो क्यों करवाते हैं, और दूसरे को इजाजत ही देते। तो ये मेरा ख्याल कानून की नजर में तो सबको एक होना चाहिए। ये जो फैसला है अफगान महाजरीन के हवाले से, ये बहुत अच्छा फैसला है।
पूरी कौम इसको सराहती है। ये आपने दुरुस्त फरमाया कि देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी की लहर है वो उसकी बड़ी वजह ये है, हमारे ऊपर जो बोझ है हमारे वसाइल को, उसकी वजह ये है हमारे शहरों में हमारे लोगों का कारोबार खत्म हो गया, इनका कारोबार चमक गया। आज पंजाब सिंध से छोटे बड़े शहरों और कस्बों पे जो कारोबार पे कब्जा है, इन लोगों का कब्जा है। वो आप लाहौर की आजम क्लास मार्केट देख लें, फैसलाबाद देख लें और शहर देख लें, तो इनका कब्जा है कारोबार पे। तो हमारे लोगों का तो रोजगार भी गया इनकी वजह से, दहशत गर्दी और तोहफे में मिली। लेकिन ये जो 2-3 सियासतदान मैंने गिनवाए हैं, इनकी चीख जरूर आएंगी सामने। इनकी चीखों की परवाह नहीं करनी चाहिए इदारों को। ये दुरुस्त फैसला, इस पे अमल होना चाहिए और 100% अमल होना चाहिए। एग्जैक्टली आपने सही बात की और इदारों के फैसले पर अमल होना चाहिए। और बात अगर की जाती है आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से, ऐसा ही बोल्ड स्टेप चीफ जस्टिस ने लिया है, इस वक्त निगरान हुकूमत ने भी लिया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी लिया है। अगर इस फैसले की आड़ में कोई भी आता है, कोई भी अगर सियासतदान भी आता है, तो फिर मेरे ख्याल से कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, जैसे मजहर बरला साहब ने भी बात की है। और इस बात में कोई शक नहीं है, हमने भाईचारे का बड़ा अच्छे तरीके से मुजाहिरा किया है। अब वक्त हुआ चाहता है आपका अपने घर जाने का, और हमारा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कुछ बात करते हैं गुमशुदा अफराद के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बात करते हैं लापता होने वाले अफराद के हवाले से। जी हाँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमा लापता हो जाते हैं, जिसमें अवामी तहरीक के सरबराह शेख रशीद भी शामिल हैं। नहीं मालूम कहाँ चले जाते हैं। कोर्ट जो है बुलाती है, पूछती है, लेकिन आरपीओ भी जवाब देने से कासिर नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ मामला सिंध हाई कोर्ट में भी पेश आता है, जब वहां पर एसपी मलीर को बुलाया जाता है। मलीर कैंट से एसपी आते हैं, लेकिन जवाब देने से कासिर नजर आते हैं कि इस वक्त उस्मान डार कहाँ हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने खत लिखा है, जो निगरान वजीर आजम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर है, जिसमें मतन ये बताया जा रहा है कि जहां आप इतने काम कर रहे हैं, हमारे लापता होने वाले अफराद जिनके हवाले से अभी तक कहीं पे कोई FIR भी दर्ज नहीं है, उनकी बाजियाबी के हवाले से भी काम किया जाए। अगर फहरिस्त के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान डार, फराह हबीब, सदाकत अब्बासी, अवैस यूनुस, इरफान सलीम, अब्दुल करीम खान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद शामिल हैं। अब तक नहीं मालूम कि ये अफराद कहाँ हैं। इस तरह की जबरी जो लापता होना है या उनको बाजियाब करवाने के लिए स्टेट की जानिब से क्या इकदाम किए जाएंगे, अपने पैनल से पूछते हैं और फिर साथ ही साथ कुछ बात भी करेंगे। खाना देर से क्यों दिया, इस हवाले से हमने देखा कि इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो शेखुपुरा में पेश आया है। इस हवाले से कानून क्या करेगा, लेकिन उससे पहले आजम साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी। अगर हम बात करते हैं, जैसे अफगान मुहाजिरीन की भी बात कर रहे थे और मेरे ख्याल से आपने उसे कंक्लूड भी करना है, उसे कंक्लूड भी कीजिएगा। साथ मुझे ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, नहीं मालूम कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कहाँ हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है, उस्मान डार साहब की जो वालदा है, वो एक इंतहाई बुजुर्ग खातून हैं जो किस तरह से अदालत में जा रही हैं, अपनी अपील कर रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन फैमिलीज़ को सुनने वाला कोई नहीं और जवाब देने से कासर नज़र आते हैं तमाम लोग। देखिए, एक तो जो एपेक्स कमेटी को कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, मसलन दहशतगर्दी, स्मगलिंग, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और अफ़गान महाजरीन की वापसी, इसके साथ साथ जो शरपसंद अनासर पाकिस्तान में, जिनकी वजह से पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँच रहा है, उनके हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अदा किया गया। ठीक है कि ज़ीरो टॉलरेंस। और एक और मैं आपको बता दूं कि सूबों के अंदर तमाम ये सूबाई सतह पे ऑपरेशन होने जा रहे हैं, जो शिद्दत पसंद तंजीमें या शिद्दत पसंद जो लोग हैं, जिनकी वजह से अकलीतों को या अकलीतों की इबादत गाहों को नुकसान पहुँच रहा है, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन का एक आगाज होने जा रहा है। और वो 1-2 दिन में आपको नजर आएगा कि ऐसे शिद्दत पसंदों को उन जेलों में डाला जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ अब जब गुमशुदा अफराद की हम बात करते हैं, देखें, रियासत की जिम्मेदारी है कि लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, अदलिया की जिम्मेदारी है कि उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और उन्हें बाजियाब करवाना।
अब ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे आइन और कानून की हुक्मरानी के हम दावेदार हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह उनको गायब कर दिया जाता है, जो कई कई दिन कई हफ्ते तक बल्कि महीनों तक उनका पता नहीं चलता, और लोग अदालतों के दरवाजे खटखटाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन उसमें अदलिया का भी किरदार हमें नज़र नहीं आता। ये थोड़ी देर पहले जब हम इस टॉपिक में हम बात कर रहे थे ओपन सेशन के हवाले से फुल कोर्ट के, देखें वहाँ पे अदलिया की ये भी एक जिम्मेदारी थी कि अदलिया जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। जो लोग इस तरह लापता हैं या जो लोग किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की तहवील में हैं, उन्होंने अगर कुछ जुर्म किया है तो उनके खिलाफ कुछ जो मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालतों में पेश किया जाए, क्योंकि कानून ये कहता है कि एक बंदे को गिरफ्तार किया तो फौरी तौर पर उसका रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाए। लेकिन उन अफराद का अभी तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं, किसकी तहवील में है, किस हालत में है, तो लिहाजा उनकी फैमिलीज दर बदर फिर रही है, अदालतों के दरवाजे खटखटा रही हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। चीफ जस्टिस साहब को फुल कोर्ट रेफरेंस के साथ साथ इस तरफ भी फौरी तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका मसर बल्ला साहब, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं और जैसे आजम चौधरी साहब ने भी कहा है कि जहाँ पर इतनी चीज़ों के ऊपर नोटिस लिए जा रहे हैं, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त इशू ये बन चुका हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा लापता हो जाते हैं। फहरिस्त मैंने आपको बता दी है, जिसपे फरह हबीब भी शामिल हैं, उस्मान डार भी शामिल हैं और ख़ुद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी शामिल हैं। और कुछ वीडियोस जब सामने आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो परेशानी का सामना करना पड़ता है कि इनके लवाहिकीन को अब तक जो है वो जवाब देने से तमाम इदारे भी कासिर नजर आ रहे हैं, और जब कोर्ट में सवाल पूछा जाता है तो वहां पर भी कासिर नजर आते हैं कि ये अफराद कहाँ हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, मेरी तजवीज जो है ना वो जरा शायद आपको पसंद ना आए। जी। इस तजवीज के साथ अपील किया पाकिस्तानी कौम से कि आप सूरह जिन का विर्द किया करें और सुबह शाम सूरह नास और सूरह फलक पढ़ा करें, क्योंकि पाकिस्तान की अक्सर गलियों में अब जिन्नात फिरते हैं, छलावे फिरते हैं और परियां फिरती हैं। तो शेख रशीद अहमद को, उस्मान डार को या फरह हबीब, मेरा ख्याल है जिन्नात ले गए होंगे जो हमारे अदारों को नहीं समझ आ रही। शेख साहब को तो परी लेके गए परी का दिल आ गया वो ले गई हो, या फिर छलावे ले गए हों। तो हमारी अदालतों को भी चाहिए कि वो सूरह जिन जो पढ़ के आया करें। जजेस जो है ना, सूरह जिन पढ़ा करें, सूरह नास, सूरह फल। एक तो इबादत की इबादत है, दूसरा इनको ये पता चल जाया करेगा ना। और हमारे जो अदारे हैं उनके सरबराह भी ये सूरतें पढ़े। ये देखिए अल्लाह का हुक्म है जिन्नात से बचने का, क्योंकि जिन्नात ले जाते हैं भाई, छलावे ले जाते हैं, तो वापसी कैसे होगी फिर? वापसी कैसे होगी? पता ही नहीं चलता। अब तो कोई मौलवी को हायर करे वो जो जिन्नात के माहिर हो, उनको पता चला जाए कि भाई उस्मान डार को कौन सा जिन उठा के लेके आया, कभी साहब को बुला लें, कौन सा। वैसे शेख रशीद को तो 4-5 जिन्नात ले गए हुए, और फरह हबीब को कौन ले गया? ये देखिए हमारे मुल्क पे सवालिया निशान है, हमारे अदारों पे सवालिया निशान है, हमारी अदालतों पे सवालिया निशान है। हमारे लिए बायसे शर्म है, ये बुनियादी इंसानी हकूक है जिनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो कौन है जिम्मेदार? तो पाकिस्तान पर तो फिर मैं यही कहूंगा ना कि पाकिस्तान के अक्सर शहरों में चुड़ैलें फिर रही, जिन्नात फिर रहे हैं, छलावे फिर रहे हैं। भाई चुड़ैलें गायब कर देती हैं, जिन्नात गायब कर रही, छलावे गायब कर देते हैं। मैं तो यही कहूंगा। और क्या सुनना चाहते हैं आप? बात आपने बिल्कुल बचा की है, और ये काम वाकई में रियासत का और इदारों का है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी किया जाए। और उस हवाले से जैसे आपने कहा है कि ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी होती है कि अगर आपके यहाँ से एक बंदा लापता हो जाता है और जवाब देने से इदारे भी और बाकी लोग भी कासिर नज़र आते हैं, तो फिर ये हमारी कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान आता है। अच्छा, जब हम गुमशुदा अफराद के हवाले से बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि कुछ लोग बाजियाब भी हो जाते हैं, वापस भी आ जाते हैं आज़म साहब। तो बाजियाबी के बाद भी हमने देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट देखने को नज़र आए हैं जो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप बाजियाबी की बात करते हैं तो ये प्रोसेस जो होता है बाजियाब करवाना या पता करना, उन्होंने तो जिन्नात पे बात डाल दी है कि जिन्नात पे वो जिन्नात आ गए हैं या चुड़ैलें या छलावे आ चुके हुए हैं, लेकिन ये बाजियाबी कैसे मुमकिन होगी, इसके लिए क्या रास्ते अख्तियार करेंगे? देखें, बाजियाबी सबसे पहले ज़िम्मेदारी, जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, वो स्टेट की और अदलिया की ज़िम्मेदारी है। अगर अदालत के अंदर उनके लवाहिकीन गए हैं तो अदालत की ज़िम्मेदारी है कि उसको उनको बाजियाब करवाए। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, उस जुर्म के मुताबिक उनका चलान पेश हो और वो कोर्ट में जाए, रिमांड में जाए, या जैसे भी। हाँ, ये इस तरह उनकी गुमशुदगी जो है ना वो बड़ी तकलीफ दे है।
तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हजीमत उठानी पड़ रही है पूरी दुनिया के अंदर। हमारा जो इस वक्त बेसिक ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त डिस्कस हो रहा है, और हमें इस वक्त ज़रूरत है कम से कम इसको इंश्योर करें कि लोगों को इस तरह जो है ना गायब ना किया जाए, लोगों को इस तरह ना उठाया जाए। हाँ, उनके जराइम अगर कोई हैं तो वो सामने आए और वो अपने कानून जो है वो रास्ता बनाए और कानून के मुताबिक उनको ट्रीट किया जाए। सही। और अगर हम बात करते हैं कानून के हवाले से और कानून की बातें की जा रही हैं, तो मज़हर बल्ला साहब, तो हमने देखा है कि फवाद चौधरी की बरियत के हवाले से भी 23 अक्टूबर को जो है वो कुछ शवाहिद मांगे गए हैं, और अगर कानूनी प्रोसीजर की बात की जाती है तो फिर देखिए हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर कुछ मासूम जानें जो हैं वो वालिदैन के गम में दुनिया से चली जाती हैं, और कहीं पर बूढ़े माँ बाप जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे होते हैं। कैसे कंक्लूड करेंगे आप इसको? नहीं, मेरा ये कहने का मकसद है कि देखिए, जिस घर से कोई फर्द गायब होता है उसके अहले खाना जो है वो मुख्तलिफ नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। बच्चे जो है वो नफ्सियाती अमराज का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा, इंटरनेशनली हमारी बदनामी हो रही है कि हमारे यहाँ बंदे गायब हो जाते हैं। तो देखिए, हमें दो तरह से, एक हमें बदनामी से बचना चाहिए, दूसरा हमें इस बात से बचना चाहिए कि वो जो अहले खाना है उनके, वो बेचारे मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, उनके बच्चे मुख्तलिफ अमराज का, नफ्सियाती अमराज का शिकार हो रहे हैं। तो क्या हम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है भी या नहीं? मज़हर साहब, आज आर्मी चीफ ने भी बात कही है ना, आर्मी चीफ ने भी आज एपेक्स कमेटी में ये कहा है कि हर शहरी का जानो माल जो है वो हमारे लिए मुकद्दम है, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन इस पर अमल दरामद होगा तो पता चलेगा ना। कहने को तो बहुत अच्छा है, कहने को तो आप कहते हैं कि हम जन्नत में बैठे हुए हैं, लेकिन जन्नत में नहीं बैठे हुए। कहने और करने में बड़ा फर्क है। हमें अमली तस्वीर नजर आनी चाहिए, फिर बात बनेगी। दावे तो बड़े बड़े हुक्मरान करते रहे। देखें, जब आर्मी चीफ ने बात की, बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि कोई अमली नजर आनी चाहिए। ठीक। जब आर्मी चीफ ने बात की, हमारी पूरी हुकूमती मशीनरी वहाँ पे मौजूद थी, वफाकी हुकूमत, सूबाई तमाम वज़राए आला, आईजीज़ मौजूद थे चारों सूबों के। अब देखें, अगर आर्मी चीफ भी ये कह रहे हैं कि उन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ हमें बहुत अजीज़ है, तो मेरा ख्याल है कि इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं, 9 मई के वाक़यात जो हुए थे अफसोसनाक, उसके बाद आपको पता है बहुत सारे लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाजियाब हुए थे। जी बिल्कुल, बाजियाब हो गए और उसके बाद वो गायब भी हो गए, नजर नहीं आए। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाजियाबी मुमकिन है तो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के बाजियाब करवा दे। ठीक है, तो फिर आईजीज़ को चाहिए। इस तरह गैर आईनी, गैर कानूनी इक़दाम जो है, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। सही। अच्छा, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वक्त मुख्तसर है, तो मैं चाहूँगी कि आपकी इस हवाले से आप दोनों की राय ले ली जाए कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़या शेखुपुरा में आता है नज़र और सोशल मीडिया की ज़ीनत बन जाता है, और हम वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से खाना देर से क्यों दिया, इस बात पे एक ससुर जो हैं वो अपनी बहू के ऊपर बेईमाना तशद्दुद करते हुए नजर आते हैं, और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि वो शायद इस बात को भूल जाते हैं कि वो भी किसी की बेटी हैं। और ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था कि जिसके ऊपर मेरे ख्याल से जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। और लेकिन जब ये बात घर के ही एक बंदा उसको रिकॉर्ड करता है, वायरल करता है, तो एक अब सगे बाप की वीडियो आने वाला सगा ही बेटा है जिसने उसको वायरल किया, और जब ये बात थाने तक जाती है तो खातून की वीडियो सामने आ जाती है। वो कहती है जी मैंने अपना केस वापस ले लिया है। कि क्यों वापस लिया होगा, ये हम सब बच्चे नहीं, हम सबको अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से प्रेशराइज किया होगा। ये आपके सामने, आपको नज़र भी आ रहा है कि वो FIR आपके सामने है, और उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि वो खातून तो खामोश हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेट का भी इख्तियार है कि वो मुद्दत इख्तियार करे इस मामले के अंदर। आज़म साहब, जहाँ पर खुद जो विक्टिम होता है अगर वो साइड पे हो जाता है किसी प्रेशर की वजह से, तो आप समझते नहीं कि इस तरह के केसेस में जब उसका शौहर यहाँ पर नहीं है, बताया ही जा रहा है कि वो साउथ अफ्रीका काम के सिलसिले में गए हैं, तो जब इस तरह के ह्यूमन राइट की अगर बात की जाती है, वायलेशन की बात की जाती है, तो यहाँ पर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? मेरा ख्याल है यहाँ पर स्टेट को मुद्दई बनना चाहिए। कानून के अंदर ऐसी प्रोविजन मौजूद है कि स्टेट उसको मुद्दई बन के खुद उसको प्रोसीड कर सकती है, क्योंकि उस औरत का बड़ा जेन्युइन मसला है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो वीडियो देखी नहीं जा रही। जितना जुल्म उस औरत पे हो रहा है और उसके बच्चे जिस तरह अपने दादा को रोक रहे हैं, उन बच्चों को देख के इंतहाई तकलीफ हुई है कि इतना जुल्म भी किया जा सकता है। और उस औरत को उसी घर में रहना है, उस औरत को अपने रिश्ते भी बरकरार रखने हैं अपने खामद और अपने बच्चों का, इसलिए वो बेचारी इस काबिल नहीं है कि वो जाके कानून का दरवाज़ा खटखटा सके और कानूनी कार्रवाई कर सके। लिहाजा उसको वो जो मुआशरती उसके ऊपर प्रेशर्स हैं, उसकी कमज़ोरियाँ हैं,
उसकी वजह से उस बेचारी को ये बयान देना पड़ा कि वो उसके ना मुकदमा आगे करना चाहती है, ना अपनी मुद्दत के अंदर इस पर कोई कार्रवाई करना चाहती है। यहाँ पे स्टेट की जिम्मेदारी आती है। लेकिन एक तरफ हम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को देखें तो वो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए किया गया है कि आप 100 वोटों का जो इख्तियार है उसको ख़त्म किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में 100 वोटों का इख्तियार नहीं होगा तो फिर आपके डीपीओ लेवल के जो अफसर हैं या जो थाने लेवल के अफसर हैं उन्होंने कहाँ पे मुद्दई बनना है। अच्छा, आपने खुद भी क्राइम बीट की हुई है और हमने देखा था ऐसे ही मतलब कई अफसोसनाक वाक़े जो है वो पेश आते रहे हैं और आपकी उसके ऊपर अच्छी खासी आपकी ग्रिप भी है। तो कहाँ कहाँ स्टेट जब मुद्दत इख्तियार करती है, शेखुपुरा में भी इस तरह से एक रेप का वाक़या सामने आया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी गवर्नमेंट में ये एक अच्छा कानून बनाया गया था कि जहाँ पर अगर खुद विक्टिम साइड पे हो जाता है तो मुद्दत जो है वो स्टेट देखिए इसके लिए तो सबसे पहले विमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, वो खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये मुशर्रफ दौर के अंदर ये एक्ट बनाया गया था, वो सबसे मजबूत है। अगर स्टेट चाहे तो स्टेट खुद ही उस मुद्दत में खुद ही कार्रवाई कर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे मुझे स्टेट को इतनी उसमें एक्टिव नजर नहीं आई। उन्होंने भी फौरी तौर पर जान छुड़ाई, खतून का बयान आ गया तो लिहाजा खत्म। बिल्ला साहब, क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, किस तरह से कंक्लूड करेंगे इस अफसोसनाक वाक़े को? देखिए, ये वाक़या हमारे समाजी रवैयों के मुंह पे एक थप्पड़ है और ये जो कवानीन बनते रहते हैं ना औरतों के लिए, बच्चों के लिए, ये सब ढकोसला है। इस पर अमल दरामद तो होता नहीं, लेकिन हमें आस और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। लोगों में शऊर जिंदा है, लोगों ने इस वाकया की मजम्मत की है। बिल्कुल। तो इस पेज पर मैं ये कह सकता हूँ कि जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है, अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ चला और अगर कानून और आइन की बालादस्ती की बात की जाती है तो आज प्रोग्राम का आगाज़ भी यहीं से हुआ, बल्कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने आज दिन का आगाज़ भी इसी टॉपिक से किया है कि आइन और कानून को बालादस्ती देनी है और जब आइन और कानून को बालादस्ती देनी है तो उस पर अमल दरामद बनाना भी यकीनी होगा, चाहे वो कानून किसी अमीर के लिए हो, गरीब के लिए हो, सबके लिए बराबर होगा। और जहाँ पे जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रहा होगा वहाँ पर सबको इंसाफ प्रोवाइड करना स्टेट की और इदारों की जिम्मेदारी होगी। अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को, मेरे मुअज़्ज़ज़ पैनल को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।